हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय केमिस्ट्री विद यस। डाउट डिस्कशन की इस सीरीज के बिल्कुल फ्रेश लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं वो किसी भी कंसंट्रेशन में 100% आयोनाइज होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो जो अपने आप को जब उसको डिसॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उस टाइम पर वो पार्शियल आयोनाइज होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका डाइल्यूशन बढ़ता जाता है उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट होता है। शायद आप लोगों का उनका रिलेशनशिप पता होगा, दैट इज अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन डाउन होगी अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो माने डाइल्यूशन टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, तो अल्फा की वैल्यू कहां पहुंचेगी? 100% पर पहुंचेगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पर ही ज्यादा आयोनाइज होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे है कि उनका कंसंट्रेशन लो हो, इंटरमीडिएट हो, सैचुरेटेड हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, दे आयोनाइज 100%। तो हम सॉल्यूशन जो ऑप्शन दिया है देखेंगे। डिसॉल्व्स रेडिली इन वाटर, उससे डिसोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अंदर जाने के बाद पूरी तरह आयोनाइज होते हैं। जैसे मैं बात बताऊं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को आप पानी में डालेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो डिसॉल्व बहुत ही कम होता है, लेकिन वो जितना डिसॉल्व होता है ना वो फुल्ली आयोनाइज होता है, तो ये नहीं आएगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वीक होता है तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग होता है तो भी वो कंडक्ट करता है। डिसोशिएट्स इनटू आयंस इवन एट हाई कंसंट्रेशन, ये हमारा आंसर आएगा। एंड डिसोशिएट्स इनटू आयंस एट हाई डाइल्यूशन। हाई डाइल्यूशन पर देखिए ये जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली ये होना चाहिए डिसोशिएट इनटू आयंस परफेक्टली या तो कंप्लीटली इन हाई कंसंट्रेशन, ये होना चाहिए, दैट शुड बी द बेटर ऑप्शन। और डिसोशिएट इनटू आयंस इन हाई डाइल्यूशन, तो हाई डाइल्यूशन पर तो वीक भी आयोनाइज होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी आयोनाइज होते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट का आंसर 3 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेट्स सी। मोल्टन सोडियम क्लोराइड माने NaCl जो है ना, NaCl लिक्विड है, ध्यान रहे इसमें एक भी ड्रॉप पानी नहीं है। सोडियम क्लोराइड सॉलिड होता है, उसको थर्मल एनर्जी देकर के हम लिक्विड करते हैं। अगर वो सोडियम क्लोराइड सॉलिड है तो उसमें भी बहुत सारे आयंस है, सोडियम आयन एंड क्लोराइड है, बट दे विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आयंस फ्री होने चाहिए। In sodium chloride solid, they are in crystal lattice. Each Na plus remains surrounded by 6 Cl minus, and each Cl minus remains surrounded by 6 Na plus. And due to that, they are under strong electrostatic force of attraction, Coulombic force of attraction. They are not free. लेकिन अगर आप उसको थर्मल एनर्जी देंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक हो जाएगा एंड Na plus and Cl minus ions will become free from crystal lattice. Now they are free to move under the influence of electric field. तो जब मोल्टन सोडियम क्लोराइड को अगर आप थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तो Na plus being cation will travel towards cathode and Cl minus being anion will travel towards anode. तो conduction is observed due to what? Conduction is observed due to free movement of ions. The free electrons नहीं, free ions yes, free molecules नहीं, free atoms देख लो ध्यान से, atoms नहीं मूव करेंगे, Na plus एंड Cl माइनस आयंस मूव करेंगे, तो ये भी गलत। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट आपके अगर अच्छे से क्लियर होंगे ना तो ही ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट दे पाएंगे। चलो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ व्हाट? आयंस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या तो उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मेटालिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, चल
Which of the following solution of KCl has the lowest value of equivalent conductance? Lowest value. अब equivalent conductance जो है ना स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो ध्यान से उसकी फॉर्मूला लैम्बडा इक्विवेलेंट क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी होता है। तो नॉर्मालिटी की वैल्यू ज्यादा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू कम, तो हमें कम चाहिए, माने नॉर्मालिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, हाईएस्ट होनी चाहिए। तो हाईएस्ट नॉर्मालिटी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। हालांकि यहाँ 1 मोलर है, 1 मोलर 1 नॉर्मल होता है, क्यों, क्योंकि KCl जो है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट सेम होता है स्टूडेंट्स। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, चार्ज की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, रॉ इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, माने ये नॉर्मालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, is R, then its equivalent conductance is what। अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी, ठीक है, ओके। अब यहां पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है R, सुनना ध्यान से, माने आपको रॉ की वैल्यू दी हुई है R, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, हालांकि R हम यूज किसके लिए करते हैं, रेजिस्टेंस के लिए करते हैं ना। व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो आपका कप्पा हो गया 1 अपॉन R, अब इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 1000, कप्पा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन R और नॉर्मालिटी हो गई C, तो 1000 अपॉन RC शुड बी दी आंसर, ठीक है। कंसेप्ट के ऊपर पूरी तरह से वर्क करें तब जाकर के आपका सारा क्वेश्चंस जो होंगे, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, the specific conductance in ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स के बदले आपको सीमेंस भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स माने आपको ये क्या दे रखा है, कप्पा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट P, Q, R and S are given in the brackets। तो 4 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं और उसके स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 7 इंटू 10 टू द पावर -8, 1 into 10 to the power -10 and 9.2 into 10 to the power -3, okay। The one that offers highest resistance, जिसका रेजिस्टेंस हाईएस्ट है वो हमें फाइंड करना है। अब देखो, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके भी इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसकी टेक्निक दिखा देता हूं, ध्यान से समझ लो कि कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेजिस्टेंस हाईएस्ट किसका है, रेजिस्टेंस हाईएस्ट उसका होगा जिसका कंडक्टेंस सबसे कम होगा। अब देख लो, सबसे कम कंडक्टेंस R का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, R। अब मैथमेटिकली आपको इसे सॉल्व करना है ना स्टूडेंट्स, तो यूज करें फॉर्मूला को कि कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L बाई A। तो यहां पर से भी आपको समझ में आ रहा है कि कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसका लोएस्ट उसका R हाईएस्ट होगा, तो इसका लोएस्ट है, चेक करो, तो फिर R हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्ट 0.01 मोलर सॉल्ट है, कंसेंट्रेशन इज दिस, माने ये है, यूनिट से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वैल्यू जो है ना वो कप्पा की है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सेम वेल फॉर सेम सॉल्यूशन,
अब कैसे सॉल्व करेंगे, कप आपको मोलर कंडक्टेंस फाइंड करना है, तो लैम्बडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। कप्पा कप्पा कितना है 1.061 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। मोलारिटी कितनी है 0.01। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो 10 टू द पावर -2 है और ये 10 टू द पावर -4 और -2 मिलकर के हो जाएगा 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाएगा 10, तो ये बनेगा 10.61 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो 10.61 ये हो गया अपना आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो लेट्स रीड द न्यू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। अब एक बात समझ ले पूरी तरह से कि जब भी डाइल्यूशन होगा ना स्टूडेंट्स, तो सभी वैल्यूज बढ़ेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज घटेगी और वो है कंडक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ध्यान से मैं समझा रहा हूं, सुन लेना, समझ लेना कि कंडक्टिविटी क्या है। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब मान लो कि आपके पास इनिशियली 1 ml में 10 आयंस है, तो उसकी कुछ कंडक्टेंस होगी, उसको क्या कहते हैं, उस कंडक्टेंस को उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। इररिस्पेक्टिव के उसमें नंबर ऑफ आयंस कितने, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसको उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। सुनो, अब वही 1 ml सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करके 10 ml कर दोगे, तो अब पर ml नंबर ऑफ आयन 1 हो जाएंगे, क्योंकि 1 ml में 10 आयन थे, तो अब उसका वॉल्यूम अगर आप 10 ml करोगे तो आयन अभी भी 10 ही है अंदर। तो पहले 1 ml में 10 आयन थे, अब 10 ml में 10 आयन है, तो 1 ml में कितना आयन होगा, 1 आयन होगा। तो पहले 1 ml में 10 आयन कंडक्टेंस शो कर रहे थे, अब 1 ml में एक ही आयन कंडक्टेंस शो करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंडक्टेंस डाउन जाएगा। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये ध्यान रखना। तो जब भी डाइल्यूशन होगा, सुनना, जब भी डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, ओवरऑल कंडक्टेंस। दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ेगी, और तीसरा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि कंडक्टेंस कैसे बढ़ेगा, तो कंडक्टेंस के लिए कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है। क्या होता है, ओवरऑल वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है, ओवरऑल वॉल्यूम का कंडक्टेंस है, वही हमें देखना है। तो अब पहले देखो कि 1 ml में 10 आयंस थे, अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो एज सच वॉल्यूम बढ़ा तो 10 आयंस को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, दैट इज हाउ कंडक्टेंस विल इंक्रीज। दूसरा रीजन कि जब 1 ml में 10 आयंस थे ना, तो एक कैटायन के नजदीक में दूसरा एनायन था, तो कैटायन टू एनायन एंड एनायन टू कैटायन इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जब कैटायन या तो एनायन मूव करने की कोशिश करता है ना, तो उसका ऑपोजिट आयन जो होता है ना, उसके ऊपर अट्रैक्शन लगाकर उसको फ्रीली मूव होने नहीं देता है। लेकिन अगर आपने उसका डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब कैटायन मूव करेगा तो एनायन का ऑपोजिट चार्ज, और एनायन मूव करेगा तो कैटायन का ऑपोजिट चार्ज उससे अट्रैक्ट करने में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, माने आयंस कैन इजीली मूव, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। और एक तीसरा भी फैक्टर है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, और वो क्या है कि जब भी आप डाइल्यूशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन डाउन होगी
तो अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। सो विथ डाइल्यूशन अल्फा बढ़ेगा, माने मोर आयोनाइजेशन होगा, माने मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, और मोर नंबर ऑफ आयंस विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। सो जब भी डाइल्यूशन होगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन पर ml नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब एक और चीज, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी ना, वो भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो कि लैम्बडा एम है विच इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। ये कौन सा वॉल्यूम है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम है। अगर आप डाइल्यूशन करते हो ना, तो डाइल्यूशन से कप्पा डाउन जाता है और वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर डोमिनेंट ओवर डिक्रीज ऑफ कप्पा, एंड ड्यू टू दैट रीजन इफ वॉल्यूम बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा, लैम्बडा एम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लैम्बडा इक्विवेलेंट भी बढ़ेगा। फिर से एक बार, डाइल्यूशन होगा तो कप्पा डाउन जाता है, लेकिन कप्पा में जो डिक्रीज होता है उसकी कंपैरिजन में वॉल्यूम इंक्रीज जो है उसका मैग्नीट्यूड डोमिनेंट हो जाता है, ड्यू टू दैट लैम्बडा एम ऑल्सो इंक्रीजेस, लैम्बडा इक्विवेलेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब मैं यहां पर एक शॉर्ट, वॉल्यूम इंक्रीज होना माने कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, क्या होगा, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी और कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा, एंड लैम्बडा एम जो है वो इंक्रीज होगा, लैम्बडा इक्विवेलेंट जो है वो इंक्रीज होगा। अगर कप्पा डाउन जो जा रहा है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें रॉन्ग ही फाइंड करना है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा। Specific conductance of an electrolytic solution decreases with dilution. Very good. Decreases with dilution. Correct है. An equivalent conductance of an electrolytic solution increases with dilution. Increases with dilution. तो ये भी correct है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistance of 0.01 normal solution of electrolyte was found to be 210 ohm at 298 Kelvin using a conductivity cell of a cell constant, माने ये L by A दे रखा है, L by A. The equivalent conductance of the solution, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कप्पा निकालेंगे। ठीक है, चलो भाई, कप्पा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन R इंटू L बाई ए। ठीक है, चलो तो ये है 1 अपॉन आर माने 1 अपॉन 210 और यहां पर है 0.66, तो ये हो गया 0.66 अपॉन 210 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रहे कि जब भी कभी आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी हो, यहां पर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट ही होना चाहिए, दैट इज कंडीशन। अब आपको लैम्बडा इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो क्या है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मालिटी। चलो तो ये हो गया 0.66 अपॉन 210 इंटू 1000 और ये नॉर्मालिटी दे रखी है 0.01। तो सबसे पहले तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं, दिस विल बिकम 66 और एक जीरो को यहां काट दूं तो यहां आएगा 100 और यहां आएगा 21। अगर ये 20 होता तो इसका आंसर बनता 3.3। ठीक है, लेकिन 21 है। अब इसका ऑप्शन देखो, सब में 314 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं कर देता हूं 3.14, इसका सिंप्लीफिकेशन इनटू 100 तो आएगा,
इसका मतलब है कि दिस विल बिकम 314 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इसके नजदीक का कोई ऑप्शन है तो वो ऑप्शन बनेगा ये। अब इन दोनों में क्या फर्क है चेक करो, ये भी 314.28 है, ये भी 314.2 है। अब ध्यान से, सीमेंस क्या होता है? सीमेंस होता है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स होता है मो। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये सेम है, ये सेम है, लेकिन यहाँ पर मो है और यहाँ मो इनवर्स है। अब मो इनवर्स क्या होता है? मो इनवर्स तो ओम होता है, लेकिन फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट में ओम नहीं आता है, ओम इनवर्स आता है। ओम इनवर्स का मतलब क्या होता है? मो। तो एक बहुत ही अच्छा यूनिट से प्ले किया गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कंसेप्ट सही रखे, कौन सी फॉर्मूला कब यूज करनी है वो क्लियर रखे। ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलो, electrolytic conduction differs from metallic conductions from the fact that in the former, क्वेश्चन क्या पूछा है समझे कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन मेटेलिक कंडक्टेंस से कैसे डिफर होता है विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मर। माने क्या कि इसमें क्या फर्क है, और ऑप्शंस जितने भी दिए हैं ना वो सारे के सारे ऑप्शंस दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। चेक करो, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से दिए। अब सुनना ध्यान से, मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना स्टूडेंट्स, तो उसको थर्मल एनर्जी मिलती है। थर्मल एनर्जी इज गेन्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स छूट जाने के बाद मेटल एटम बन जाता है कर्नेल। ये कर्नेल को भी क्या मिलती है? कर्नेल को भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है। जैसे कि मैं सोडियम मेटल की बात करूं, तो अगर आपके पास सोडियम मेटल का क्रिस्टल है ना, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 281। तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद जो बचता है, क्या बचता है स्टूडेंट्स? बचता है सोडियम का न्यूक्लियस और उसके आसपास फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो बचता है ना उसको कर्नेल कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब पूरी मेटल किससे बनी होती है? ये कर्नेल से और फ्री डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। तो अगर आप उसको थर्मल एनर्जी दोगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे ही मोर काइनेटिक एनर्जी से, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो कर्नेल है ना, उनको भी काइनेटिक एनर्जी मिलती है। वो मूव तो नहीं कर सकते, लेकिन वो क्या करेंगे? अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेशन करने लगेंगे। और ये वाइब्रेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता तो है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, तो ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट होने लगेगा। अब कोई एक कर्नेल ऐसे वाइब्रेट नहीं करेगा, सारे कर्नेल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे, तो उसमें से पास होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर जाएंगे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो कर्नेल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनको मूव होने में, डीलोकलाइज होने में, ट्रैवल करने में रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो मेटेलिक कंडक्शन के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज होगी। ये पॉइंट आप फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टॉपिक में आप डिटेल में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 2-3 चीजें होती है। पहली चीज, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आयंस जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है ना, वो प्रोड्यूस्ड आयंस अच्छे से भागेंगे। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से, थर्मल एनर्जी बढ़ने से आयंस के बीच में जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन होता है वो ब्रेक होगा, तो आयंस एक दूसरे से फ्री होंगे एंड ड्यू टू दैट रीजन भी वो अच्छे से ट्रैवल करेंगे। और तीसरा, अगर कहीं आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है, स्ट्रॉन्ग है तो वो 100% आयोनाइज हो चुका है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है
तो विथ दैट थर्मल एनर्जी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, या तो हम जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज होगा, मोर नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे एंड मोर नंबर ऑफ आयंस विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो विथ दिस टेम्परेचर बोथ दिस इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर माने मेटल्स बिहेव डिफरेंटली, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ेगा लेकिन मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। इसीलिए कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने पर स्पेशली इन केस ऑफ समर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिक वायर का, कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है एंड ड्यू टू दैट most of the amount of energy is wasted in terms of thermal energy। due to that reason क्या हो जाता है, फायर के इंसिडेंट हो जाते हैं। हालांकि हम इसमें नहीं जा रहे, हम अपने ऑप्शंस को टटोलेंगे। चल, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज, किसमें? इलेक्ट्रोलिटिक में फाइंड करना है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो उसका डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बढ़ रहा है माने रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। द रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, गलत। तीसरा, चौथा, द रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये भी गलत। लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इसमें कोई चेंज नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो, तो हमारा आंसर बन गया 2। चलिए, तो आज मैंने आप लोगों को कंडक्टेंस के रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करवाए। इसके लिए आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन कंसेप्ट के रिलेटेड होता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन से न्यूमेरिक लेवल के भी बन जाते हैं, लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए भी आपको फॉर्मूला सारी याद होनी चाहिए। यूनिट से आप बहुत अच्छे से अवेयर होने चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया जिसमें मो और मो इनवर्स से, हालांकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम थे, तो अगर आप यूनिट से अच्छे से परिचित है तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर आप कोई और पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो भी शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी और उनको भी जरूर बताएं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।